हेलो बच्चों, चलिए आगे करते हैं अपना लेसन। कल हमने एक ओवरव्यू दिया था इस लेसन का। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा और समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन क्या काम कर रहा है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, मेन इसका थीम क्या है, इसके प्लॉट्स क्या हैं। इस तरह से सब कुछ हमने आपको पहले ही बता दिया था। आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कहानी का नाम है द एनिमी, जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है। पर्ल एस बक ने लिखी है। बिफोर यू रीड, ये देखो हम बात करते हैं इसकी। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट। वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। अमेरिका का एक अमेरिकन प्रिजनर, क्योंकि वॉर में जिसको कैदी बनाते हैं वो प्रिजनर कहलाता है, तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ड अशोर। वॉश का मतलब आप समझते हैं, बह जाना, धो जाना, अर्थात बहते हुए। अशोर किनारे लग गया या किनारे आ गया। इन ए डाइंग स्टेट, स्टेट मीन्स हालत, मरी हुई हालत में। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और कहाँ पर मिला वो? जापानीज डॉक्टर के घर के डोर स्टेप पर, दहलीज पर। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर, हैंड ओवर मीन्स किसी के हवाले करना, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट। तो ये बात हमने पहले बोली थी। डॉक्टर साहब बड़े पजल हैं कि व्हाट डिसीजन शुड ही टेक। ही इज वेरी मच पजल्ड वेदर ही हैंड हिम ओवर टू द आर्मी और ही शुड पे हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं कहानी शुरू। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. सदाव साहब का घर, सदाव हॉकी कौन है? डॉक्टर हैं। इनका घर एक कोस्ट के, नदी के तट के, एक आइलैंड के तट के किनारे पर बसा हुआ था। जहां वो बचपन में खेला करते थे वहीं उन्होंने अपना घर बना लिया है। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस। स्क्वेयर स्टोन तो समझ ही गए, जैसे हमारी टाइल्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो इस तरह से स्क्वेयर स्टोन का लो, काफी नीचे आकार का घर वहां पे बना हुआ था। सेट अपॉन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। वेल अबाउ ए नैरो बीच, एक छोटे से बीच के बिल्कुल ऊपर की तरह। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। अब पाइन मतलब चीड़, चीड़ कह लीजिए, देवदार कह लीजिए, वृक्ष देवदार के वृक्ष कह लीजिए, चीड़ के कह लीजिए, दोनों एक ही नाम होते हैं। बेंट पाइन्स। और बेंट क्यों बोला है? क्योंकि ये पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर आपने देखे होंगे कि झुके हुए से लगते हैं। जैसे नारियल का पेड़ कई बार देखा होगा, तिरछा सा आपको दिखाई देगा, कोकोनट ट्री, तो इस तरह की लुक का वो ट्री है। नैरो बीच, दैट वॉज आउटलाइन। आउटलाइन क्यों कह दिया? उसके घर के चारों तरफ बिल्कुल यूं आउटलाइन बनाते हुए ये पाइन ट्रीज खड़े हैं। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। जब बचपन में वो या जब वो लड़का था तो इन पेड़ों पर चढ़ा करता था, खेला करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैर चढ़ा करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जैसा कि वो लोगों को साउथ सीज की तरफ ये सब करते हुए देखता था। वो कोकोनट के ट्रीज पे चढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से वो भी पाइन्स पे चढ़ता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज। इस तरह के समुद्री क्षेत्रों में उसके पिताजी उसको आइलैंड पे ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, यानी कि उसके पिताजी के बारे में बोला जा रहा है कि उसके पिताजी उस लिटिल बॉय को जो उसके साइड में चलता था, वो कौन है? सदाव को कभी भी ये कहने से नहीं मुकरते थे। क्या नाम था? क्या डायलॉग बोला करते थे? दोज आइलैंड योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान। देखो वहां पे जो आइलैंड है, योंडर का मतलब होता है वो देखो वहां पर,
किसी की भी तरफ इशारा करके बोलते हैं ना, वहां पर वो, तो उसको योंडर कहते हैं। दोज आइलैंड्स योंडर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। और उसके पिताजी कहा करते थे, जब उसे घुमाने ले आया करते थे आइलैंड पे, तो कहते थे बेटा देखो उधर जो आइलैंड्स हैं, उधर जो टापू हैं, ये समझ लो हमारे जापान का फ्यूचर है। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। और सदाव बड़े सीरियसली अपने पापा से पूछा करते थे कि आखिर ये अगर स्टेपिंग स्टोन है या ये हमारा फ्यूचर है, तो आखिर उन पे कैसे चला जाए, कैसे उन पे चढ़ा जाए, कैसे उन पे शुरुआत की जाए। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड। पापा जवाब देते थे, कौन जाने कैसे जाया जाए, लेकिन वो फ्यूचर है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, आखिर हमारे फ्यूचर को कौन रोक सकता है, टाल सकता है, कौन उसको लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट, ये हम पर निर्भर करता है आखिर हम अपने फ्यूचर को क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। आइए थोड़ा सा लुक ऐसा हो गया। यस, नाउ इट्स क्लियर। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाव ने ये बात जो उसके पापा ने कही थी कि देखो ये हमारे फ्यूचर हैं, तो ये बात उन्होंने अपने मन में ठान ली, अपने दिमाग में डाल ली। और आखिर उसके पापा उसको जो भी कहा करते थे सदा वो सब सीरियसली लिया करता था। हिज फादर हु नेवर जॉग्ड और प्लेड विद हिम, उसके पापा इतने सीरियस इंसान थे कि कभी मुझके साथ मजाक नहीं करते थे, कभी अपने बेटे के साथ खेलते नहीं थे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए बहुत पेन लेते थे। हु वॉज हिज ओनली सन, क्योंकि ये उनका इकलौता बेटा था। Sadao knew that his education was his father's chief concern. सदाव ये बात जानते थे कि उनकी एजुकेशन उनके पिताजी के लिए बहुत सीरियस इश्यू है, मुख्य पहलू है। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery. इसीलिए जब वो 22 साल के थे तो उनके पिताजी ने उन्हें अमेरिका भेजा, क्या सीखने के लिए? सर्जरी के बारे में जितना कुछ वो सीख सकता था वो सब सीखने के लिए उसको वहां पे भेजा गया, सर्जरी एंड मेडिसिन। ही हैड कम बैक एट 30, अब देखो 8 साल पढ़ के वहां से वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। अब देखो यहां तक पहुंच गया। उनके पिता की मौत होने से पहले उनके पिता अपने बेटे को पॉपुलर होता हुआ देख चुके थे। सर्जन के रूप में ही नहीं, एक साइंटिस्ट के रूप में भी वो बड़े पॉपुलर हो गए थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, खोज कर रहे थे जो जख्मों को अच्छी तरह से, पूरी तरह से, रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, जो जख्मों को पूरी तरह से साफ कर सके, ऐसी किसी दवा पर वो सर्च कर रहे थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। अब देखो क्या है, ये भाई साहब जापान में है, अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो विदेशों में जब जा रही हैं सेनाएं, तो उनका जो ट्रूप को मतलब होता है सेना की टुकड़ी, ठीक है। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी के साथ उसको नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. अब देखो ये बात समझिएगा, अब इसको यहाँ क्यों रोका गया जापान में ही। Also
ही न्यूज, वो ये भी जानता था, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, क्योंकि इस बात की भी बड़ी हल्की सी आशंका थी या खतरा था कि शायद ओल्ड जनरल साहब का भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, फॉर ए कंडीशन, क्योंकि एक ऐसी बीमारी की हालत थी, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिस बीमारी की उनकी अभी दवाएं चल रही थी, ही वॉज बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी पॉसिबिलिटी के चलते सदाव को जापान में ही रख लिया गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, अब ओशियन समुद्र सागर की तरफ से बादल उमड़ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, अनएक्सपेक्टेड वार्मथ गर्मी, तो जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, इस तरह की गर्मी ऑफ द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, तो उस गर्मी के चलते रात को काफी धुंध होने लगी, ठंडी लहरें धुंध लेकर आ गई। सदाव वॉज मिस्ट हाइड आउटलाइंस of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house। अब इस लाइन को अच्छे से समझिए। सदाव वॉच मिस्ट, मिस्ट किसको बोलते हैं भाई? कोहरा जी। सदाव वॉज मिस्ट, अब सदाव ने देखा कि कोहरा बढ़ता जा रहा है। मिस्ट हाइड आउटलाइंस, कोहरे में छुपी हुई कुछ आउटलाइन उसको नजर आई, ऑफ ए लिटिल आइलैंड, किसकी? छोटे से किसी आइलैंड की, जिस आइलैंड पे रहता है तो उसी का जिक्र कर रहा है कि कोहरा इतना था कि सिर्फ आइलैंड की आउटलाइन नजर आ रही थी कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है ना दूर से, जैसे हम पहाड़ देखें धुंध में कोहरे में तो हमें लगता है कि हाँ कुछ है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बस आउटलाइन से दिखती है कि यहाँ से यहाँ तक है। आइलैंड नियर द शोर, किनारे के पास उसने आइलैंड देखा। एंड देन कम क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब क्रीपर, क्रीपर तो सुना होगा, बेल को कहते हैं। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, घुटनों के बल चलना, रेंगना। एंड देन कम क्रीपिंग अप अप द बीच बिलो द हाउस, ठीक है, और घर के नीचे जो बीच था उस पर रेंगते हुए कुछ चीज नजर आई। रेडिंग अराउंड द पाइन्स, ये एक्चुअली मिस्ट के बारे में कह रहा है। कोहरा आगे क्रीपिंग, रेंगते हुए आगे बढ़ता गया, घर तक पहुंच गया, बिलो द हाउस तक आ गया। रेडिंग, रेड का मतलब होता है माला बुनना। रेडिंग अराउंड द पाइन्स, और किसके चारों तरफ घूम गया? पाइन, चीड़ के वृक्षों के चारों तरफ भी घूम गया। अब देखो कितनी पोइटिक लैंग्वेज में उसने ये बात की है कि सदाव देख रहा था, कोहरा आउटलाइन की तरह, मतलब कोहरा आगे बढ़ता जा रहा था, केवल चीजों की आउटलाइन नजर आ रही थी, पूरे आइलैंड पे धीरे धीरे इस शोर पे, किनारे पर छा गया था। क्रीपिंग अप द बीच, बीच तक पहुंच गया था रेंगते हुए। बिलो द हाउस, हाउस के नीचे तक कोहरा आ गया था। रेडिंग राउंड द पाइन्स, और चीड़ के वृक्षों के चारों तरफ भी मंडरा गया था। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, अब कुछ ही मिनटों में ये कोहरा, ये धुंध इस पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेगी। रैप, रैप का मतलब होता है किसी चीज को कवर कर देना, ऐसे बोलते हैं ना रैपर, यस, रैप्ड अबाउट द हाउस। चलिए जी, वो कह रहा है कि धुंध इतनी बढ़ गई है, थोड़ी देर में घर को कवर कर देगी, हाउस टू। देन ही वुड गो इन टू द रूम, फिर वो अपने कमरे में गया। वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, वहां उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी, उनके यहाँ अभी 2 बच्चे भी हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट, उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा। ए डार्क ब्लू वूलन हेवोरी, हेवोरी इज ए काइंड ऑफ ड्रेस जो वो पहनते हैं, जापानीज लोगों का हेवोरी एक यूनिफॉर्म है, ठीक है जी। हाँ, ये अपने अपने नाम होते हैं, इनका कोई मीनिंग हम नहीं कह सकते। जैसे अपने यहाँ भाई चोली हैं, या जिस तरह के भी नाम हम लेते हैं ना अपने अपने, लहंगा है, फलाना है, ढिमका है, लाइक दिस, दिस इज हेवोरी।
डार्क ब्लू वूलन हैवोरी ओवर हर किमोनो, ये भी उनका यूनिफॉर्म है किमोनो। जैपनीज एक यूनिफॉर्म होता है, देखना नीचे देखो लिखा हुआ है हैवोरी क्या है, ए लूज आउटर गारमेंट वोर्ड ओवर द किमोनो। अब किमोनो एक यूनिफॉर्म है, उसके ऊपर से पहना जाता है। ये बता रहे हैं कि लूज गारमेंट है, कोई ढीले से हाथों वाला, जैसे आपने कोई जैपनीज गाने वाने देखे होंगे तो देखा होगा कि एक बहुत ही लूज हैंड का, मतलब जिसकी स्लीव्स बहुत ही लूज होती हैं, उस तरह का एक ड्रेस होता है, इसको हैवोरी कहते हैं। और किमोनो भी एक ड्रेस है, किमोनो के ऊपर से उसको पहना जाता है। तो ये वहां का चित्रण है, ये समझ लीजिएगा। डार्क ब्लू वूलन हैवोरी उन्होंने पहने थी ओवर हर किमोनो। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से उनके करीब आती हैं। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। ओके, वो वहां पे खड़े होते हैं, उन पर अपनी आर्म्स रखती हैं। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब बात दरअसल अब इनकी बात चल पड़ी है कि आखिर ये कैसे कैसे इनका मैरिज हुआ, कब मिले। तो ही हैड मेट हाना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। लेकिन उसने उससे प्रेम करने से पहले या शादी करने से पहले समझो, या रिलेशनशिप में आने से पहले उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, जब ये बात पक्का हो गई कि ये लड़की एक जैपनीज है, तभी उसने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि उसके फादर बहुत डेंजर इंसान थे, वो किसी भी अदर कास्ट या अदर रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। रेस का मतलब क्या होता है, जैसे रेसिज्म सुना है, रंग भेद। तो जब तक वो अपनी जाति में, अपने रंग में, यानी कि अपनी परंपराओं के अनुसार वो अपनी परंपरा में, अपने रंग में प्योर ना हो, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो जापानीज नहीं होती, उसके पिता उसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करते। ही हैड वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हाना। वो हमेशा इस चीज पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगर हाना नहीं मिली होती तो उन्होंने किससे शादी की होती। एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और कितनी किस्मत के धनी थे वो कि कितनी कैजुअल तरीके से, आसानी से वो उनको मिल गई। बाई चांस लिटरली, वैसे ही बाई चांस किस्मत से वो मिल गई। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वो एक अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में जहां ये दोनों पढ़ा करते थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और वहां पे जो प्रोफेसर साहब थे और उनकी वाइफ, हम फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, हम तो वहां विदेशी ही थे ना, ये जापानीज थे, ये अमेरिका में पढ़ते थे, तो हम फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ करने को वो तैयार रहते थे, बहुत अच्छे लोग थे। Few foreign students and the students through board. Few foreign students and the students और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी थ्रू बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। ठीक है, अब बोर्ड का मतलब क्या हो गया, बोर करना किसी का, कि थ्रू बोर्ड थोड़ा बोरिंग करते थे। हैड एक्सेप्टेड हिज काइंडनेस, हैज एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, तो वो हमारी काइंडनेस को भी बड़ी अच्छे से स्वीकार करते थे, बड़े हम पर दयालु रहते थे। उनके कहने का ये मतलब हुआ। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, कि वो उस रात कितनी किस्मत से प्रोफेसर हार्ले के घर तक चला गया था। बस यहाँ तक रखते हैं, काफी पजल होते जा रहे होंगे आप, कहानी ने एक अलग ही टर्न ले लिया है। तो ये देखो, ये जहाँ पे मिले वो प्रोफेसर साहब का हाउस था। उनकी वाइफ, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे थे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टूडेंट्स के लिए भी। थ्रू बोर्ड का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा मजाकिया और बोरिंग तरीके से उनकी वाइफ उनसे बात किया करती थी। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और हमारी रिक्वेस्ट को और हम उनकी काइंडनेस को पूरी तरह से स्वीकार करते थे। सभी लोग बड़े अच्छे थे वहां पे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस, और सदाव अब शादी के बाद अपनी वाइफ को ये बताते रहते हैं कि उस दिन देखो किस तरह से इत्तेफाक से मैं वहां तक चला गया था, प्रोफेसर साहब के घर तक चला गया। और ये पूरी कहानी बोलेगा कि कैसे इनकी शादी हुई, लेकिन आज का वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, अभी यहाँ रोकते हैं, फिर कल पढ़ते हैं। प्लीज 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 रिपीट इट, रीड इट अगेन एंड अगेन, इट्स इंपॉर्टेंट।
थैंक यू सो मच।